सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ लोगों ने अपने डोमिनेंस के साथ अपने विचारों को और साथ में भविष्य के लिए कुछ अपनी व्यवस्थाएं भी कर ली। जैसे जब ब्रिटेन तो बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो हिंद महासागर में एक आइलैंड है द्विगार्सिया, कोरल आइलैंड है। द्विगार्सिया आइलैंड को यूएसए ने ब्रिटेन से ले लिया और उसको पता था कि भविष्य में जब हमको हिंद महासागर के भू राजनीति में प्रवेश करना होगा तो ऐसे आइलैंड्स हमें बड़े काम के होंगे। हालांकि थोड़ी सी गलती भी कर गया, और भी बहुत सारे आइलैंड ले सकता था वो, उस समय उतनी सजगता नहीं होगी। फिर देखिए आप 70 के दशक के बाद चाइना जैसे जैसे इमर्ज करता जा रहा है, उसने म्यांमार से एक आइलैंड परचेज़ किया। आइलैंड नहीं था, वो मेनलैंड पे था, कोकोस, मतलब कोकोस 3 है, एक आइलैंड है और बाकी म्यांमार के लैंड पे है। तो 99 ईयर्स के लीज़ पे चाइना ने उस कोकोस आइलैंड को ले लिया। अब 99 ईयर्स के लीज़ पे लेने के बाद वो हिंद महासागर की भू राजनीति में सीधे प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया और उतनी अच्छी भूमिका लोकेशन के अंतर्गत यूएस को नहीं मिल पा रहा था। तो अभी आप देखेंगे जो बांग्लादेश के फिर से जो वहाँ विद्रोह हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, सेंट मार्टिन आइलैंड जो वहीं पे रिफ्यूजी कैंप है, तो ऐसा कई बार रिपोर्ट्स में आया कि यूएस चाहता था कि वहाँ पे एक क्रिश्चियन नेशन को बसा दिया जाए। सवाल क्रिश्चियन नेशन का नहीं है, कम से कम उस क्षेत्र को ले करके यूएस, क्योंकि उसी के उत्तर में कोकोस आइलैंड है म्यांमार का, रिफ्यूजी कैंप से लेकर के कोकोस आइलैंड तक के एरिया को, इसमें 70% एरिया होता बांग्लादेश का और 30% एरिया होता म्यांमार का, वहाँ से प्रवेश जैसे यूएस करता तो कम से कम पूरे बंगाल की खाड़ी के भू राजनीति को प्रत्यक्ष तौर पे यूएस नियंत्रित करना शुरू कर देता। अब देखिए उसका कारण क्या है कि भारत का इमरजेंस खासकर इधर 10 साल में 15 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिकाएं हैं, यहाँ तक आज विश्व में चर्चाएं हो रही हैं मीडिया के द्वारा भी, केवल भारत का मीडिया शामिल नहीं है, कि यूक्रेन या रसिया के वॉर को रोकने में मोदी जी की एक बड़ी अच्छी भूमिका हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री या भारत के बढ़ते वर्चस्व को ही दर्शाता है। अब यूएस क्या देख रहा है कि जिस प्रकार से चाइना बहुत आगे बढ़ गया, जो उसके नियंत्रण से बाहर जाने की बात कर रहा है, तो भारत भी यदि ऐसे ही बढ़ता रहा और चाइना को नियंत्रित करना है तो भारत का सहयोग लेना पड़ेगा। तो भारत को भविष्य में 20 साल के बाद जो देखेंगे वो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत चीन से भी ज़्यादा आगे जाके या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आ चुका है। तो उस समय हम उसको नियंत्रित करने के, नकेल लगाने की बातों को सोचेंगे तो मुश्किल होगा। तो हिंद महासागर की भू राजनीति में, खासकर बंगाल की खाड़ी, चूँकि हमारा अंडमान निकोबार भी वहाँ पे है, उसकी राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूएस प्रवेश करना चाह रहा है। हालांकि बांग्लादेश में शेख हसीना, अभी भारत में ही देख रहे हैं आप, तो शेख हसीना के उस सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी वो चीज़ें यूएस कर नहीं पाया। लेकिन ये एक बस घटना मात्र नहीं है, अब यूएस इस प्रयास को अमली जमा पहनाएगा। चूँकि अरेबियन सी में ओपन सी है, वहाँ पे इस प्रकार के भू राजनीति का वो संदर्भ नहीं बनता, चूँकि पैसिफिक ओशियन का बॉर्डर है बंगाली खाड़ी। अब पूरा का पूरा जो साउथ एशियन नेशंस हैं, आइलैंड्स हैं, 14,000 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। हालांकि ये सब राष्ट्र वैसे नहीं है जो भू राजनीति बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे, लेकिन ध्यान से आप देखिए तो चाइना इंडोनेशिया से, श्रीलंका से, मालदीव से पैक करता जा रहा है और भारत कहीं ना कहीं उस संदर्भ में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। सवाल भारत कमज़ोर पड़ने का नहीं है, अब चाइना की भूमिकाएं यदि इंडियन ओशियन में बढ़ती जा रही हैं तो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना, इन दोनों में चाइना की भूमिका हिंद महासागर में बढ़ जाएंगी। तो यूएस एक उससे बड़ी महाशक्ति सीधे यहाँ प्रवेश करना चाह रहा है। बल्कि यूएस को मैं केवल हिंद महासागर से नहीं जोड़ रहा हूँ, आप पैसिफिक ओशियन को देखिए, चाइना को उसने पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है। चाइना का जो ईस्ट चाइना सी है, जापान के साउथ में आप चलिए और ताइवान को देखिए, तो ताइवान और जापान के बीच में रिजविक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उसमें 3200 आइलैंड्स हैं टोटल। उसी में एक आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं। लेकिन जापान के उस ओकिनावा आइलैंड पे यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है और तब वो डंके की चोट पे कहता है कि तुम जापान को और ताइवान को टच करके दिखा दो। और चाइना चाहे लाख प्रयास कर ले, अभी सीधे सीधे वो कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहा है यूएस के कि हम यूएस से उलझे, और ये भू राजनीति को नियंत्रित करने की ही प्रक्रिया है। तो अगर हिंद महासागर में चाइना ने प्रवेश किया, भारत की हालांकि भूमिका केंद्रीय भूमिका है, चाहे एक दो आइलैंड को ले ले, हमारे पास अंडमान निकोबार में ही 575 से अधिक आइलैंड्स हैं, और जियो स्ट्रैटेजिक संदर्भ में हम देखें तो वो स्ट्रैटेजिक किसी के पास नहीं हो सकता, म्यांमार के पास भी नहीं हो सकता, प्योर म्यांमार दे दिया तब भी नहीं हो सकता जो भारत के पास है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की वजह से। लेकिन अगर वो प्रवेश करता है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो अपने नेवी को लेके आएगा, फिर सेटेलाइट्स लगाए, मतलब इस प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वहाँ सेट करेगा। तो सीधे सीधे हमारे राजनीति को
हमारे इंडियन ओशियन के रिसोर्सेज को प्रभावित ही नहीं दुष्प्रभावित भी करेगा। तो सिंपल सा मैटर यहाँ बनता है कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वार के अंतर्गत भू राजनीति के परिप्रेक्ष्य बनते हैं, नेटो या यूएस या जो कैपिटलिस्ट नेचर के नेशंस हैं वो जिस प्रकार से अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, रशिया उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, यूएस ऑलरेडी पैसिफिक ओशन में प्रयास चाइना के विरुद्ध कर रहा है, चाइना खुल के आ रहा है, वो भारत के विरोध में भी कह सकते हैं आप, चूँकि भारत भी एक महाशक्ति बनने की ओर है। तो बांग्लादेश का ये सन मार्टिन आइलैंड या जो रिफ्यूजी कैंप है वो सब जस्ट एक एरिया है जिसको उसने चयनित किया। अभी बहुत सारे उसके मैप में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे म्यांमार का प्रत्यक्ष इस प्रकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ वो आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट को सीधे यहाँ पर चिकन नेक का जो मामला भारत का है, इसलिए बार बार उठ रहा है कि भारत चिकन नेक के मामले को जल्दी सुलझा ले, क्योंकि यदि वहाँ यूएस या इस प्रकार की महाशक्तियाँ आ जाती हैं तो बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, और बांग्लादेश को जब सपोर्ट इस प्रकार के महाशक्तियों से मिल जाएगा तो फिर बांग्लादेश से हो सकता, क्योंकि उनका दबाव भी बांग्लादेश पर होगा कि भारत का ये प्रस्ताव है तुम मत मानो। अब सोचिए, रशिया हमें सपोर्ट करता था, लेकिन जब 65 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ और ताशकंद समझौता होता है तो रशिया हमें फेवर भी कर रहा है और फिर भी कर रहा है कश्मीर का मुद्दा पर भी कोई डिस्कशन नहीं होगा। अर्थात वो युद्ध को कभी भी समाप्त करने की बात नहीं कर रहे। और राजनीति में कहा होता है ना कि मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है कि समय पे उन्हें बुलवाया जा सके जो हम चाहें। तो इंडियन ओशियन के भू राजनीति में यूएस उसी प्रकार से अब फिर से एक नए दौर को लेके आ रहा है, जो पैसिफिक ओशियन में है या अटलांटिक ओशियन में है, या अभी हमने रशिया यूक्रेन वार के अंतर्गत देखा। और इसके बॉर्डर पर्सपेक्टिव में भारत को बहुत तेज़ी से न केवल अपने नौसेना की शक्तियों को बढ़ाना होगा, बल्कि ऐसे समझौते भी करने होंगे इकोनॉमिक कल्चरल टाइप के अंतर्गत। जैसे सर बहुत पहले एक समझौता हुआ था जो म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया सबको लेकर के, गंगा मेकोंग योजना। वैसे गंगा मेकोंग योजना आधुनिक स्तर पे एक रिमलैंड सिद्धांत की तरह था और ये चाइना को रोकने के लिए था। अब देखिए, गंगा मतलब भारत और मेकोंग का मतलब हो गया म्यांमार से लेकर के लाओस, कम्बोडिया तक हम चले जाएं। तो हम कल्चर के नाम पे इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स को हम एक अच्छा अमली जामा पहना रहे थे कि चाइना अब सीधे वहाँ से इंडियन ओशन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद भारत में राजनीतिक स्तर पे उस तरीके से कार्य नहीं हो पाया तो चाइना प्रवेश करता गया। लेकिन फिर भी चाइना के साथ साथ यूएस उसी प्रक्रिया की भू राजनीति के अंतर्गत भारत के हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। भारत उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है।